प्रत्युष पांडे हूँ, यूपीएससी रैंक 21 पहली अटेम्प्ट में। मैं आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक पे आपको मेरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, एक रोड मैप जो कोई भी जो एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहता है फॉलो कर सकता है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे कि इस एग्ज़ाम को समझने के लिए आपको इंटरनेट पे एटलीस्ट 5 to 10 टॉपर्स ब्लॉग्स खुद से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि एक कोई सोर्स पे ब्लाइंडली रिलाई करके आपको सारी जानकारी नहीं मिलेगी इतनी आसानी से। तो इसके लिए सिंपलेस्ट सोल्यूशन है कि गूगल पे सर्च करिए, 5 से 10 टैब्स खोल के अलग अलग टॉपर्स की स्ट्रैटेजी देख के समझ में आ जाएगा कि थोड़ा बहुत इस एग्ज़ाम में होता क्या है। कुछ भी शुरू करने के पहले इतना एफर्ट तो ज़रूरी है, अनलेस आप चाहते हो कि आपका अपना टाइम बाद में वेस्ट करेंगे गलत रास्ते पे जाके। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि बुक लिस्ट कौन सी यूज़ करनी चाहिए। तो इसीलिए ये 5 से 10 अलग अलग ब्लॉग्स देखेंगे तो उसमें बुक आपको अलग हर टॉपिक के लिए अलग बुक लिस्ट मिलेगा। और एक और चीज़ होगी कि एटलीस्ट 80% बुक्स कॉमन होते हैं अक्रॉस एवरी टॉपिक। तो आपको इन सभी चीज़ें देख के अपनी इंडिविजुअल बुक लिस्ट बनानी पड़ती है। मैंने अपना बुक लिस्ट भी निकाला हुआ है। अब उस पर देखेंगे कुछ बुक्स कॉमन होते हैं, सब ऑलमोस्ट सब लोग यूज़ करते हैं, जैसे स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत। तो ये बुक्स प्रॉब्ली ऑलमोस्ट एवरीवन यूज़ करेगा। तो इट्स ऑल्सो नॉट नेसेसरी कि ये भी आपको ही यूज़ करने हैं। अगर इसको कोई ऑल्टरनेटिव मिलता है अगर जो प्रेफरेबल है वो भी यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट है कि हर साल जो 800 लोग सेलेक्ट होते हैं, 800 अलग बुक लिस्ट आती है, तो कोई भी एक परफेक्ट बुक लिस्ट नहीं मिलता है। तो ब्लाइंडली किसी के पीछे जाके पूछकर कि ये बुक लिस्ट या वो बुक लिस्ट बेटर है, इसमें टाइम ही वेस्ट होता है और कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। बुक लिस्ट बनाने के लिए थोड़ी एफ़र्ट करनी पड़ती है, और अगर इतना एफ़र्ट कोई नहीं डालने के लिए रेडी है तो फिर बेस्ट होगा कि प्रॉब्ली इस एग्ज़ाम में बैठना ही नहीं चाहिए, अगर खुद से इतना भी नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऑप्शनल चूज़ करना है। ऑप्शनल में फिर से यही प्रॉब्लम आती है कि किसी से पूछेंगे कौन सा ऑप्शनल लेना है, वो सिर्फ अपने ऑप्शनल के बारे में बता सकता है। जैसे मैं सिर्फ सोशियोलॉजी के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन बाकी सारे ऑप्शनल्स के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो अगेन इसका एक ही सोल्यूशन होता है कि कम से कम 3 या 4 ऑप्शनल्स को नैरो डाउन करके उनके प्रीवियस ईयर पेपर्स देखकर दूसरे टॉपर्स के ब्लॉग्स पढ़ के कुछ आइडिया मिलता है। फाइनली आपको 1 या 2 ऑप्शनल्स में ही से ही चूज़ करना पड़ता है। ऑप्शनल चूज़ करते समय कुछ फैक्टर्स ध्यान में रखते हैं। सबसे पहला वुड बी इंटरेस्ट। उस पेपर को देख के कुछ इंटरेस्ट आ रहा है सब्जेक्ट में, बिकॉज ऑप्शनल के लिए भी एक ही बुक कम से कम 5-6 बार पढ़नी पड़ती है। अगर अभी से ही इंटरेस्ट नहीं है तो पढ़ना बहुत हार्ड हो जाएगा फ्यूचर में। सिमिलरली फेमिलियरिटी होती है कि अगर कोई सब्जेक्ट पहले पढ़ चुके हैं फिर हो सकता है कि उसमें थोड़ी आसानी होगी। उसके अलावा और भी फैक्टर्स आते हैं, जैसे लेंथ ऑफ द ऑप्शनल। अगर किसी के पास टाइम कंस्ट्रेंट है, फिर कुछ ऑप्शनल्स थोड़े छोटे होते हैं, वो प्रेफर कर सकते हैं। और लास्टली होगा आई थिंक कि मटेरियल्स आसानी से मिल रहे हैं कि नहीं। अगर कोई एक्सट्रीमली स्पेसिफिक या यूनिक ऑप्शनल लेंगे फिर उसके रिसोर्सेज मिलना थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो ये भी देखना चाहिए बिफोर एक ऑप्शनल डिसाइड करते हुए। ऑप्शनल एक और चीज़ होती है कि कोई गलत या सही ऑप्शनल नहीं होगा, इन द सेंस दैट हर साल सब लोग अलग अलग ऑप्शनल्स के साथ एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं। तो कोई भी ऑप्शनल ऐसा नहीं है कि इसको ले लिया तो फिर इस ऑप्शनल के वजह से ही सिलेक्शन नहीं होगा। इट्स जस्ट दैट कि एक दो हफ्ते सोचना चाहिए ऑप्शनल कौन सा लेना चाहिए, और एक बार ये डिसीजन हो गया फिर बार बार चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट ही होंगे। ये सब तो बुक लिस्ट था और ऑप्शनल था। और नोट मेकिंग के बारे में कुछ मैं थोड़ा बहुत बोल दूंगा। ऑल्दो नोट मेकिंग के लिए सबसे अच्छे सोर्स होंगे कि 2018 टॉपर अक्षत जैन ने एक वीडियो बनाया है इस पर, और एक आईपीएस ऑफिसर अर्चित चंदक ने एक आंसर लिखा है मेंस के लिए नोट मेकिंग कैसे करनी चाहिए। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर किसी को स्पेशली एग्जांपल चाहिए नोट मेकिंग के तो ये दोनों देखना चाहिए।
नोट मेकिंग के बारे में मैं एक दो चीज़ें अपनी तरफ से बताऊंगा। वो है कि शुरू में नोट मेकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पता ही नहीं होता है कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए एटलीस्ट एक रीडिंग किसी भी बुक की पहले करनी चाहिए बिफोर नोट्स एक्चुअली बनाना शुरू करते हैं। बुक, नॉट जस्ट बुक, इनफैक्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स दोनों प्रीलिम्स और मेंस के देखने चाहिए, फिर ही नोट्स अगर बनाना है तो फिर बनाना चाहिए। अगर शुरू से ही नोट बनाने लग गए फिर प्रॉब्ली पूरी बुक ही नोट हो जाएगी और उससे कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है। कुछ और भी मैंने ऑब्जर्वेशंस किए थे कि करंट अफेयर्स से नोट मेकिंग बनाने में बहुत टाइम ही वेस्ट हो रहा था और कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है, बिकॉज द मंथली कंपाइलेशंस में ही सारा डेटा यूजुअली मिल जाता है। तो अगर करंट अफेयर्स से न्यूज़पेपर से नोट्स बना रहे हैं, फिर ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा टाइम उस पर नहीं जा रहा है, बिकॉज सिर्फ नोट्स बनाने से कुछ नहीं होता, उन नोट्स को बाद में रिवाइज भी करना पड़ेगा। पर्सनल सजेशन ये भी होगा कि जहाँ नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे मैंने नितिन सांगवान या तुषार अंशु के नोट्स काफ़ी बार रेफ़र किए थे, वहाँ नोट्स बनाना इतना ज़रूरी नहीं है। और सिमिलरली कुछ बुक्स जैसे लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम खुद ही ऑलमोस्ट वहाँ सब कुछ इम्पोर्टेंट है, तो उनमें से भी नोट्स बनाना एसेंशियल नहीं है, क्योंकि उस बुक में से ऑलमोस्ट सारा कंटेंट इम्पोर्टेंट होता है। सो नोट मेकिंग, ऑप्शनल और बुक लिस्ट, ये तीन यहाँ पे कवर हो गए, लेकिन जो इस वीडियो का बाकी पोर्शन होगा उसमें से आई आंसर वन क्वेश्चन विच आई हैड, वो जो ये था कि ऑलमोस्ट सब लोग सेम बुक्स मोर और लेस पढ़ते हैं, सो सिर्फ कुछ लोगों का सिलेक्शन क्यों होता है। और इसमें आई रियलाइज़ कि कुछ डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर्स होते हैं जो बेटर होगा कि पहले से ही रियलाइज़ कर लो, क्योंकि उसी से आई थिंक तुम्हारा वो सिलेक्शन और मार्क्स इम्प्रूव हो सकता है। प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से ये था कि प्रीलिम्स दोनों पढ़ना और गेसिंग करना दोनों ऑलमोस्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। प्रीलिम्स में अप्रॉक्सीमेटली 100 क्वेश्चन में से 1/3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आंसर पता होता है, 1/3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो वहाँ पे गेस करने होते हैं, और बाकी 1/3 या तो गेस गलत हो जाते हैं या क्वेश्चन छोड़ ही देते हैं। तो अगर इसका मैच करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 110 मार्क्स ऐसे ही आ सकते हैं। 1/3 करेक्ट आंसर्स, 1/3 करेक्ट गेसेस और 1/3 रॉन्ग गेसेस या क्वेश्चन को लीव करके। इसका ये मतलब था कि कंप्लीट 200 मार्क्स के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और ये पॉसिबल भी नहीं होगा, क्योंकि अगर प्रीलिम्स के पेपर्स देखेंगे तो फिर वहाँ से ये पता चलता है कि ऑलमोस्ट कुछ भी टॉपिक के बारे में पूछा जाता है और एग्जैक्ट आंसर ऑलमोस्ट किसी को नहीं पता होगा बहुत सारे क्वेश्चंस का। तो बेटर है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से प्रेडिक्ट थोड़ा किया जा सकता है उन पे ध्यान दें, और एक्स्ट्रा या पेरिफेरी के क्वेश्चन जो होते हैं उनको एग्ज़ाम में गेस कर सकते हैं या कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली सब कुछ के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उससे सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और रिज़ल्ट भी कम आएंगे, बिकॉज इतना किसी को याद भी नहीं हो सकता है। गेसिंग स्ट्रैटेजीज़ के लिए एक ब्लॉग अभिजीत सिन्हा का है जिसमें काफ़ी सारे टेक्निक्स दिए हुए हैं, मैंने भी अपना ब्लॉग लिखा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गेसिंग सिर्फ पढ़ने से नहीं आता, वो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट से ही आता है। तो मॉक टेस्ट प्रीलिम में बहुत इम्पोर्टेंट है गेसिंग को सीखने के लिए। जो सॉल्यूशंस होते हैं मॉक टेस्ट में वो बहुत लंबे होते हैं, उनको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। मेन पर्पस ऑफ मॉक टेस्ट इज़ कि एक तो गेसिंग का प्रैक्टिस कर ले ताकि एग्ज़ाम में भी आंसर गेसिंग और ऑप्शन एलिमिनेशन किया जा सकता है, और दूसरा है कि अपना आंसरिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं ताकि आप वही स्ट्रैटेजी एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे। जैसे अगर आप शुरू में बबल प्रेफर करना करते हैं या एंड में बबल करना प्रेफर करते हैं, वो ये सब मॉक टेस्ट दे के ही पता चलता है। तो इसके बाद मैं मेंस के बारे में बात करूँगा। मेंस में ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही लगी थी कि ऑलमोस्ट सारे बुक्स तो सिमिलर होते हैं, तो फिर उसमें रिज़ल्ट डिफ्रेंशिएट कैसे होता है। मुझे इसमें पता लगा कि इसका रीज़न आंसर राइटिंग से आता है। तो मेंस
जनरलिस्ट एग्ज़ाम होता है, जनरलिस्ट एग्ज़ाम में और स्पेशलिस्ट एग्ज़ाम में डिफरेंस ये है कि बिल्कुल टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका सिंपल वर्जन ये है कि टेक्निकल या स्पेशलिस्ट एग्ज़ाम में आप एक ही टॉपिक पे 20 पॉइंट्स लिख सकते हैं। ये मेंस में कोई ज़रूरत भी नहीं है 20 पॉइंट्स याद करने के लिए। अगर 20 पॉइंट्स याद करना है तो इससे अच्छा 4 टॉपिक्स के 5 पॉइंट्स याद करेंगे। मेंस में ये इससे आंसर बहुत इजी भी हो जाते हैं और बहुत बेटर होते हैं। अगेन मेंस में अगर आप देखेंगे तो सिलेबस बहुत लंबा है, कभी इन अ सेंस फिनिश ही नहीं हो पाता है। अगर आप कोशिश करेंगे हर टॉपिक के बारे में सारे डिटेल्स याद कर लें, इसलिए कुछ जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सकता है वहाँ तक सिंप्लीफाई करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हर डिज़ास्टर के बारे में इंडिविजुअली मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज़ जो पॉइंट्स आप एक डिज़ास्टर के लिए लिखते हैं, जैसे उनके इम्पैक्ट्स और उनके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, वो किसी भी डिज़ास्टर में काम आ जाते हैं। सिमिलरली किसी भी इंडस्ट्री की जो चैलेंजेस और जो मेजर्स होते हैं उनको ओवरकम करने के लिए वो सारे इंडस्ट्रीज़ के ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। तो अगर आप ब्रॉड कैटेगरीज़ को याद करेंगे तो फिर इंडिविजुअल आंसर में वही पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं। जब प्रीवियस ईयर टॉपर्स के आंसर शीट्स देखते हैं फिर वहाँ से ये भी पता चलता है कि कोई एक्सेलेंट आंसर नहीं लिखते कोई भी, बस एवरेज आंसर्स होते हैं। बस फोकस यही होता है कि ज़्यादा पॉइंट्स लिखे और चाहे वो एवरेज या बिलो एवरेज पॉइंट्स भी हो। इंस्टेड ऑफ कि 3 या 4 एक्सेलेंट पॉइंट्स, अगर आप 10 या 12 एवरेज पॉइंट्स लिखेंगे तो उससे बेटर आंसर होते हैं। यही अप्रोच सारे क्वेश्चंस के लिए होना चाहिए मेंस में। अगर आप देखेंगे तो फिर मेंस पूरा प्रोसेस बस आंसर स्ट्रक्चरिंग होता है कि एक 150 या 250 वर्ड आंसर को आप 3 या 5 स्मॉलर आंसर्स में ब्रेक करके अप्रोच करेंगे तो उससे आपका आंसर्स बेटर होता है और आपका जो रिवीजन होता है उससे भी आसानी हो जाती है। मैंने इस पे एक काफ़ी लंबा ब्लॉग लिखा है कि आंसर स्ट्रक्चरिंग सीधा क्वेश्चन को फॉलो करके ही क्वेश्चंस के कीवर्ड्स को यूज़ करके अपने टॉपिक्स में ब्रेक करके अपने आंसर्स लिख सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आंसर राइटिंग पे एज मच फोकस कीजिए जितना एक्चुअल रिवीजन में करते हैं, बिकॉज आंसर राइटिंग अल्टीमेटली से ही नंबर्स मिलते हैं। जो इसके लिए टेस्ट सीरीज़ बहुत हेल्पफुल होती है। मैंने फोरम आईएएस का टेस्ट सीरीज़ यूज़ किया था। जो भी फीडबैक मिलता है टेस्ट सीरीज़ से उसको सीरियसली पढ़ के कोशिश करें कि सेम मिस्टेक बार बार ना हो और जो सब्सिक्वेंट टेस्ट होते हैं उनमें हमेशा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आते रहे। यही अप्रोच एथिक्स में भी काम आता है, बिकॉज एथिक्स में सिमिलरली एक और स्ट्रक्चर आ जाता है। उसमें बस डिफरेंस होता है कि आप एथिक्स में एग्जाम्पल ज़्यादा यूज़ करते हैं और एग्जाम्पल्स एज फार एज पॉसिबल अपने पर्सनल एग्जाम्पल्स होते हैं। एथिक्स में एक और चीज़ होती है कि कुछ क्वेश्चंस एग्जैक्टली एथिक्स से रिलेटेड नहीं लगते हैं, लेकिन हमेशा उसमें एथिक्स का कोई ना कोई पॉइंट या रिलेशन लाना होता है अपने आंसर्स में, बिकॉज ये एथिक्स का पेपर है, जनरल स्टडीज़ का नहीं है। और एथिक्स का पेपर में एक केसेस का सेक्शन होता है। केसेस में भी स्ट्रक्चरिंग का एग्जैक्ट सेम एक टेक्निक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमेशा एक इंट्रोडक्शन जिसमें मैं केस को समराइज़ करता था, फिर एक अप्रोच या तो स्टेक होल्डर अप्रोच हो सकता है या एथिकल डायलेमा, उसके बाद ऑप्शन एनालिसिस और फिर कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा, वाई विल दैट ऑप्शन बी द बेस्ट, और एक कंक्लूजन। तो सारे आंसर्स के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को ही बार बार रिपीट करके एग्ज़ामिनर का भी काम आसान हो जाता है उससे, और फिर बेटर प्रोबेबिलिटी है कि बेटर मार्क्स मिलेंगे उसी प्रोसेस से। एसए के पेपर में अगेन सेम जनरलिस्ट अप्रोच होता है कि 1200 वर्ड्स के बारे में उसको स्मॉलर एसेज में ब्रेकअप करना होता है। एज़ फार एज़ पॉसिबल फ्रेमवर्क्स इसमें भी हेल्प होते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर या स्टेक होल्डर्स।
जो भी फ्रेमवर्क अप्लाई हो सकता है उस पर्टिकुलर एसे में, उसको यूज़ करके वन डायमेंशनल एसे नहीं लिखना चाहिए, एज फार एज पॉसिबल एज मैनी डायमेंशंस एज यू कैन थिंक ऑफ। वहाँ पे कई बार एब्स्ट्रैक्ट एसे में ऐसे फ्रेमवर्क्स फिट नहीं होते हैं, उस केस में आपको क्वेश्चन को फॉलो करके एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है क्वेश्चन के कीवर्ड्स यूज़ करके। इसके बारे में भी मैंने लेंथ पे एक एग्जांपल लिखा है। क्वेश्चन ऐसे का जो टॉपिक है उसी के कीवर्ड से एक फ्रेमवर्क बना के उसको स्मॉलर ऐसे में ब्रेकअप करके बेटर ऐसे बन जाता है। मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताऊंगा। मैं आईआईटी कानपुर से अपनी बीटेक कंप्लीट किया था 2017 में, और आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए कंप्लीट किया था 2019 में। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि सिर्फ आईआईटी या आईआईएम्स या टॉप कॉलेजेस के लोग ही यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं कि नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इनफैक्ट काफ़ी लोग जानते हो जो टॉप कॉलेजेस से है जो नहीं क्लियर कर पाते हैं, और हर साल ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो लेस रेप्यूटेड कॉलेजेस से होते हैं वो भी क्लियर करते हैं। सच ये है कि इस एग्ज़ाम में इंटेलिजेंस एज सच टेस्ट नहीं होता है। आपको कोई जीनियस बनने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चंस आंसर करने के लिए। बस थोड़ी एफ़र्ट और थोड़ी स्मार्ट अप्रोच से एग्ज़ाम को अंडरस्टैंड करना होता है। अगर ये दोनों चीज़ें हैं, अगर आप खुद से थोड़ा एफ़र्ट करने के लिए रेडी है और ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि कोई आपको स्पून फीड करके बता दे कि क्या पढ़ना है क्या करना है, खुद से ये थोड़ा एफ़र्ट लेके सोचने के लिए रेडी है, फिर आप क्लियर कर सकते हैं एग्ज़ाम। मैं इंटरव्यू के बारे में कुछ चीज़ें बता दूंगा कि इंटरव्यू इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता है। इनफैक्ट प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू बाय फार सबसे इजी पार्ट होता है एग्ज़ाम का। तो इसलिए जब तक आपका मेंस एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस पे फोकस करना उस टाइम बेटर रिज़ल्ट्स देगा। इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना हार्ड नहीं है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के क्वेश्चन ज़्यादा कॉमन होते हैं। वो है कि आपका पर्सनल प्रोफाइल, जैसे आपके हॉबीज़, आपका बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, और जो कॉलेज में क्या पढ़ा था उसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में। ये हॉबीज़ का थोड़ा क्वेश्चन आता है कि ज़्यादा लिखने चाहिए डीएफ में या कम। मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में ये एक चांस है कि आप इंटरव्यू को डायरेक्ट कर सकते हैं अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के बारे में। अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिया तो फिर क्वेश्चंस कहीं और से आएंगे जहाँ से आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सेम टाइम पे बहुत ज़्यादा हॉबीज़ और ये सब नहीं भरना चाहिए, बिकॉज उसके वजह से आपको प्रिपेयर करने में और भी मुश्किल ही आएगी। तो बैलेंस करते हुए एक दो हॉबीज़ जो आप कॉन्फिडेंट है, जिसके बारे में आपको बहुत जानकारी है, वही लिखने चाहिए। और यहाँ एडिटोरियल्स का इम्पोर्टेंस बहुत इंक्रीज़ हो जाता है मेंस के कंपैरिजन में, क्योंकि मेंस के लिए आप एडिटोरियल्स पढ़े या ना पढ़े इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंटरव्यू में आपको सिर्फ फैक्ट्स नहीं देने होते, आपको ओपिनियंस देने होते हैं। तो इसके लिए एडिटोरियल्स आपको अपने ओपिनियंस शेप करने में हेल्प कर सकते हैं। यही इंटरव्यू और मेंस में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि आप यहाँ अपने ओपिनियंस प्रेजेंट करने वाले हैं इंटरव्यू बोर्ड के सामने। तो आप सिर्फ किसी कमेटी रिपोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को साइट नहीं कर सकते। आपको अगर आप साइट करते हैं, आपको बताना है कि आप उससे क्यों अग्री या डिसएग्री करते हैं। ये भी होता है कि कई बार बोर्ड आपके साथ अग्री नहीं करेगा, कोई काउंटर पोजीशन ले लेगा। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बस नेचुरल कॉन्वर्सेशन है। आप चाहे तो बोर्ड के साथ डिसएग्री कर सकते हैं, बस वेहेमेंटली आर्ग्यू नहीं करना। बस एक बार अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन स्टेट करके आप उसके रीज़न बता के आगे प्रोसीड कर लीजिए। एक ही पॉइंट पे बस फंस के आर्ग्यू करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि बोर्ड के साथ अग्री करने में ही आपको मार्क्स मिलेंगे, फिर ये गलत है, क्योंकि ये ऐसा इंप्रेशन भी दे सकता है कि आप खुद में कॉन्फिडेंट नहीं है और जो कोई और बोलेगा उसी से अग्री कर लेंगे। कोई बहुत टेक्निकल या स्पेशल नॉलेज नहीं चाहिए अपने
अपने अंडर ग्रेजुएट सब्जेक्ट के बारे में या मेंस के बारे में, बिकॉज इंटरव्यू में इतना डेप्थ नहीं मिलता कि लंबे लंबे समय तक आंसर्स दे, सिर्फ 32 सेकेंड्स टू 1 मिनट के लिए होता है। तो शॉर्ट आंसर्स और अपने रीजंस और अपने ओपिनियंस देते हुए आंसर करना चाहिए। बैकग्राउंड और कॉलेज इंटरव्यू में इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, बिकॉज जो आप उस 30 मिनट्स में बोलेंगे उसी पे ज़्यादा फोकस होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कॉलेज में ख़राब ग्रेड्स है तो इंटरव्यू में नेगेटिव होगा। ये डिपेंड करता है कि आप उसको उस टाइम पे कैसे हैंडल करेंगे। सो फाइनली आई वुड से कि हर स्टेज पे आपको इंटरनेट के द्वारा बहुत सारे सजेशंस मिलेंगे, लेकिन किसी को ब्लाइंडली मत एक्सेप्ट करना। 5-10 अलग अलग सोर्सेस को देख के पढ़ के फिर अपना एक डिसीजन लेना कि मैं कैसे करूँगा, बिकॉज नो वन नोज़ यू बेटर देन यू योरसेल्फ। और किसी का ब्लाइंड फेथ करके आप गलत रास्ते पे जाने की संभावना बहुत हाई होती है। सो ये था मेरा स्ट्रैटेजी या रोड मैप जो मैं दूंगा किसी को अगर वो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है। इसमें स्पीड और टाइम और कॉलेज की चीज़ें को देखते हुए आपको अपना खुद का फैसला देना चाहिए। ये नहीं है कि आप अच्छे कॉलेज है तो ज़रूरी है कि आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। ये नहीं है कि आप किसी लेस रिप्यूटेड कॉलेज है तो आप नहीं क्लियर कर सकते एग्ज़ाम। ये भी सच नहीं है कि अगर आपके पास 2 या 3 साल है तो आपके लिए गारंटीड है कि आप क्लियर करेंगे। और कन्वर्सली ये भी सच नहीं है कि अगर आपके पास सिर्फ कुछ 6-7 महीने हैं तो आप नहीं क्लियर कर सकते। ये चीज़ें डिपेंड करते हैं आप कितनी जल्दी इस एग्ज़ाम को समझ सकते हैं और आपकी पढ़ने और लिखने की क्षमता और कितना डेडिकेशन के साथ आप एफ़र्ट लगाएंगे। तो ये आई वुड सजेस्ट कि एक चीज़ याद रखें कि आपको इसमें सारा थिंकिंग और एफ़र्ट अपने आप से लगाना पड़ेगा, किसी और के एक्सपेक्टेशन से नहीं चल सकते और किसी और के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कम पढ़ता है या ज़्यादा पढ़ता है, बस इसमें अपने आप के लिए देखना चाहिए क्या वर्क करता है, उसी से आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे।